आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ सीपीसी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सीपीसी जो है अपने आप में एक बहुत यूनिक फ्रेमवर्क है सीपीसी का, राइट। तो ये जो यूनिक फ्रेमवर्क है, ये यूनिक फ्रेमवर्क क्यों बना, ये इस तरह का फ्रेमवर्क क्यों बनाया हमारे जो सीपीसी के जो ड्राफ्ट्समैन थे, उन्होंने इस यूनिक फ्रेमवर्क को अडॉप्ट क्यों किया, तो उसके पीछे ये यूनिक फ्रेमवर्क क्यों है, इसकी एक हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री को आज हम समझेंगे। तो बेसिकली हम सब जानते हैं 1857 का जो फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं, तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इंडिया का, राइट। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले बेसिकली ब्रिटिश क्राउन, राइट, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ब्रिटिश क्राउन, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड भारत, राइट। तो बेसिकली क्या था कि ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली इंडिया को एडमिनिस्टर नहीं करता था, डायरेक्टली गवर्न नहीं करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्टर करती थी। पर ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्टली, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल किसका रहता था, ब्रिटिश क्राउन का रहता था। तो 1857 से पहले, 1857 के रिवोल्ट से पहले बेसिकली ब्रिटिश क्राउन इनडायरेक्टली इंडिया को गवर्न करता था, राइट, और ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एट द फोरफ्रंट। बट 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो उसके बाद क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया, और वो प्रोक्लेमेशन 1858 का, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी बोलते हैं, जिसको एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो ये अडॉप्ट किया गया और इसके थ्रू अब ये यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ये हट गया। तो अब क्या हुआ, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन से ब्रिटिश क्राउन क्या करने लगा, भारत को, इंडिया को गवर्न करने लगा, राइट। तो अब इंडिया क्या बन गया, जो डायरेक्ट कॉलोनी बन गया किसकी, ब्रिटिश क्राउन की, राइट। तो जब ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर किया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन 1858 में डायरेक्टली, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो बेसिकली कोडिफिकेशन, हम इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में जो पहले लॉज होते थे, राइट, तो अगर कोई पार्टी हिंदू है तो उसके मैटर जो है वो हिंदू लॉज के हिसाब से देखे जाते थे। अब हिंदू लॉज, हिंदूज का पर्सनल लॉ जो है स्मृतिज में होता था, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, राइट, इस तरह की कई सारी स्मृतिज जो थी, इनको स्मृतिज को ही धर्मशास्त्र भी बोला जाता है, धर्मशास्त्र बोलते हैं, राइट। तो इनको रेफर किया जाता था, अगर हिंदुओं से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था तो इस शास्त्रिक लॉ के हिसाब से डिसीजन हो जाते थे। तो इंडिया में तो जो स्टैट्यूट्स हैं, इनका तो कभी अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये तो कोई कल्चर था नहीं, राइट। अब मुस्लिम्स का अगर कोई डिस्प्यूट है तो मुस्लिम लॉ से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, जो टेक्स्ट हैं, फतवाए आलमगीरी से लेके बाकी जो टेक्स्ट हैं, उनका यूज किया जाता था उनके डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में। बट जब ब्रिटेन में पर क्या था, ब्रिटेन में स्टैट्यूट्स का कंसेप्ट था, जिनको हम एक्ट वगैरह बोलते हैं आज जो इंडिया में है। तो उनको इंडिया में गवर्न करना था, वो इंडिया को एडमिनिस्टर कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वो अपने लीगल सिस्टम जैसे वहां पे था उस तरह का लीगल सिस्टम इंडिया में बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उस लीगल सिस्टम से वो परिचित थे और उनको ये लगता था कि ये लीगल सिस्टम ज्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इन्होंने कोडिफिकेशन ऑफ लॉज पे बहुत फोकस किया। तो 1859 में क्या हुआ, 1859 में बेसिकली क्या हुआ, फर्स्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इनैक्ट किया गया। और ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का एम क्या था, जो सिविल मैटर्स हैं, सिविल ट्रायल हैं, उसको रेगुलेट करना। अब ये जो लॉ था, ये काफी एक्सटेंसिव लॉ था, 12 चैप्टर्स थे इस लॉ में एंड 388 सेक्शंस हुआ करते थे, राइट। इस कोड को, जो कि 1859 में बना, इसको अमेंड किया गया 1860 में एंड 1861 में, तुरंत ही अमेंड करने की भी जरूरत पड़ी। एंड 1877 में तो एक नया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आ गया, राइट। अब मतलब इसके इनैक्ट होने के 18 साल के अंदर अंदर एक नया लॉ इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को लाना पड़ा। तो 1870s में क्या हुआ, ये वो टाइम था जब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अलग अलग लॉ कमीशंस अपॉइंट कर रही थी। और लॉ कमीशंस क्या है, लॉ कमीशंस लॉज ड्राफ्ट कर रहे थे। जैसे ऐसे भी लॉज आए जो आज तक फोर्स में, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये 1870s के ये वो लॉज हैं जो आज भी फॉलो हो रहे हैं, राइट। तो
अगर हम देखें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट तो अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस होने वाला है, बट देन बहुत ज्यादा चेंजेस इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं होने वाले हैं, राइट। सेक्शन रीनंबर हो जाएंगे बट कंसेप्ट बहुत हद तक सेम ही है, राइट। तो ये इतने अच्छे लेजिस्लेशंस बनाए गए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 150 तो लगभग 151 ईयर्स हो गए हैं और अब तक ये लॉज फोर्स में, राइट। ये इतने इंपॉर्टेंट और इतने अच्छे पीस ऑफ लेजिस्लेशन उस टाइम पे किए गए थे। फिर उसके बाद 1880s में लॉज आए, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया, ये दोनों 1882 के और आज तक ये भी फोर्स में, राइट। तो ये 1870s और 1882 का जो 1880s का जो दौर था उसमें कोडिफिकेशन ऑफ लॉज हो रहा था और अलग अलग सब्जेक्ट पे गवर्नमेंट लॉज बनाना चाह रही थी। अब जो फिर क्या हुआ, जब 1877 में सीपीसी बना तो 1877 का सीपीसी वो ट्वाइस द लेंथ ऑफ 1859 सीपीसी। तो 1859 का जो सीपीसी था उसमें 388 सेक्शंस थे, राइट। बट जो 1877 का सीपीसी था इसमें 652 सेक्शंस थे। आप देखिए 652, राइट। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव लॉ था ये, राइट। अब ऐसा बना क्यों, 1877 में नया सीपीसी क्यों लाना पड़ा? तो इसके पीछे कई सारे डेवलपमेंट्स थे और इंडिया में क्या हुआ कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो गया था इस दौरान, राइट। तो बेसिकली हाई कोर्ट्स बन गए थे कहाँ पे इस दौरान, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा में। सुप्रीम कोर्ट्स को अबॉलिश कर दिया गया था यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो एक नया जुडिशियल सिस्टम एक तरीके से आ गया था, तो इसलिए ये सोचा गया। और जो पुराना लॉ है उसमें भी काफी डिफिकल्टीज आ रही थी और उसको बार बार क्या करना पड़ रहा था, अमेंड करना पड़ रहा था। तो ये सोचा गया कि इसको बार बार अमेंड करने से अच्छा है कि एक नया कोड बना दिया जाए। तो इसलिए क्या किया गया, एक नया कोड बनाया गया जिसमें 652 सेक्शंस रखे गए, काफी लेंदी लॉ बनाया गया, राइट। अब एक और रीजन हम देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कुछ डिफिकल्टी आ रही थी, तो उस डिफिकल्टी का अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1859 का जो सीपीसी था उसका जो सेक्शन 270 था वो ये बोलता था, व्हेनेवर property is sold in execution of a decree, the person on whose application such property was attached shall be entitled to be first paid out of the proceeds thereof। तो अब इसका क्या मतलब है कि मान लो कि एक इंसान है ए, उसने कर्ज ले रखा है, डेट ले रखा है बहुत सारे लोगों से, बी, सी, डी से। अब बी क्या करता है, बी अब ये रिकवर करना चाहता है, तो बी ने इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए एप्लीकेशन मूव कर दी पहले कि भाई इसकी प्रॉपर्टी अटैच करो, सेल करो और उससे मेरा पैसा पे ऑफ करो, ठीक है। तो सी और डी का भी तो ऑब्वियसली हक बनता है उसकी प्रॉपर्टी पे, क्यों, क्योंकि कर्ज तो इन्होंने भी दिया है। पर सेक्शन 270 बोलता था कि कोई भी इंसान जो पहले प्रॉपर्टी अटैच करने की बात कर, जिसने पहले प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए एप्लीकेशन दी है, पहले उसको पेमेंट किया जाएगा, बाकी अगर बचेगा तो फिर सी और डी को किया जाएगा। तो ये सेक्शन 270 था। पर इससे क्या हुआ, बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आई, क्योंकि अब बाकी लोगों का क्या होगा, राइट। और ये तो बेसिकली इनजस्टिस भी है उन लोगों के साथ, राइट। तो इस चीज को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। तो अब इस चीज को क्या किया गया, इसको रिजॉल्व करने के लिए 1877 के कोड में सेक्शन 295 उन्होंने इंसर्ट किया और ये बोला कि अगर मल्टीपल क्लेमेंट्स हैं किसी अटैच प्रॉपर्टी के, तो जो प्रोसीड्स होंगी, जो प्रॉपर्टी को, जैसे जिसको अटैच किया उस प्रॉपर्टी को जब बेचा जाएगा तो उसकी जो सेल प्रोसीड्स होंगी, मतलब जो पैसा मिलेगा उसको बेचने पे, उस पैसे को रेटेबली, राइट, मतलब उन सबके बीच में डिवाइड किया जाएगा, राइट। तो अब तो बेसिकली इस तरह की कई प्रैक्टिकल जो डिफिकल्टीज हैं वो भी थी 1859 के सीपीसी में। और इंडिया में जैसा कि हमने देखा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें काफी मेजर चेंजेस हुए थे, तो इसलिए एक नया कोड 1877 लाया गया, राइट। पर ये लॉ भी, जो नया लॉ लेके आए, इट लास्टेड ओनली फॉर अबाउट 5 years। क्यों? क्योंकि 1882 में एक नया सीपीसी इनैक्ट किया गया और जो 1877 का सीपीसी था उसको रिपील कर दिया गया। और ये जो 1882 का सीपीसी था इसमें 650 सेक्शंस थे, राइट। इसमें 650 सेक्शंस थे। अब अगर आप देखें तो 1859 में पहला सीपीसी आया, दूसरा 1877 में आया, तीसरा 1882 में आया। तो इन अ स्पैन ऑफ 23 years क्या हुआ, 3 बार सीपीसी बनाना पड़ा, 3 बार सीपीसी अलग अलग सिविल प्रोसीजर कोड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को ड्राफ्ट करने पड़े, इनैक्ट करने पड़े, राइट। हर बार उन्होंने ये कोशिश की कि हम इस लॉ को बहुत कॉम्प्रहेंसिव बनाएं जिससे कि जो सिविल ट्रायल है उसके जो भी
सिविल ट्रायल से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, सिविल ट्रायल स्मूथली इंडिया में चल सके और वो लॉ एक बार पूरा सॉर्ट आउट हो जाए, राइट। बट देन हुआ नहीं, क्यों? और आप देखो उसी टाइम पे जो दूसरे लॉज थे, राइट, अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, राइट, एविडेंस एक्ट की बात करें, टीपीए की बात करें, राइट, एनआई एक्ट की बात करें, टेलीग्राफ एक्ट की बात करें, ठीक है, ये सारे लॉज जो हैं 1870s और 1880s में बने और ये लॉज आज तक, राइट, इनमें से, राइट, ये सारे लॉज जो हैं फोर्स में हैं, राइट। तो ये और ये एक परमानेंट, एक इन्होंने अपना प्लेस बना लिया इंडियन लीगल सिस्टम में, राइट, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, इंडियन लीगल सिस्टम में। पर बार बार कोशिश ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कर रही थी कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके साथ भी ऐसा ही हो, एक बार अच्छे से बना दिया जाए जो ऑल एनकम्पासिंग टाइप का लॉ हो, और जिससे कि जो सिविल ट्रायल है उससे रिलेटेड सारे जो रूल्स वगैरह हैं, सारे जो लॉज हैं वो एक जगह पे आ जाएं और सिविल ट्रायल इंडिया में प्रॉपरली चल सके। पर बार बार हो क्या रहा था कि जब भी वो सीपीसी बन रहा था, कुछ टाइम में कुछ सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे या फिर नई नई डिफिकल्टीज सामने आ रही थी, तो उससे क्या हो जा रहा था, हर थोड़े समय बाद जो पुराना लॉ है वो ऑब्सलीट होता जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि अब इससे काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ नए लॉज लाने पड़ेंगे, राइट। तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी परेशान थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक बार हमें इस तरह का सीपीसी बनाना है, सिविल प्रोसीजर कोड बनाना है, जिससे कि जो एंड्योरिंग हो, जो एक लंबे समय तक चल सके, जिसको बार बार अमेंड नहीं करना पड़े, नया सीपीसी बार बार नहीं लाना पड़े, राइट। तो इन्होंने क्या करा, एक स्पेशल कमेटी अपॉइंट की। स्पेशल कमेटी बेसिकली 20th सेंचुरी होगा, स्पेशल कमेटी 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में अपॉइंट की, जिसमें अर्ल रिचर्ड्स, फ्रांसिस मैकलियन, लॉरेंस जेनकिंस, राइट, रासबिहारी घोष जो कि एक अकेले इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इन सारे लोगों को इंक्लूड किया गया। अब ये जो कमेटी थी, इस कमेटी का जो पर्पस था, राइट, इस कमेटी का जो और इस कमेटी के जो हेड थे वो अर्ल रिचर्ड्स थे। ये आपको हो सकता है प्री में कभी पूछ लिया जाए, राइट। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त 1907 को सबमिट की और उसी के साथ इस कमेटी ने एक ड्राफ्ट सबमिट किया नई सीपीसी का, और ये सीपीसी मार्च 1908 में लॉ बन गया। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं, जनवरी 1 1909 को एनफोर्स हो गया। और हम सबको पता है कि जो सीपीसी 1908, राइट, जो कि फोर्स में जनवरी 1 1909 को आया, ये प्री के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, राइट, ये आज तक हम इसी सीपीसी को फॉलो कर रहे हैं एंड अराउंड 115 ईयर्स हैव गॉन बाय, राइट। तो ऑब्वियसली इस कमेटी ने कुछ तो ऐसा बहुत यूनिक किया होगा जिसकी वजह से जो ये सिविल प्रोसीजर कोड बना 1908 वाला, वो आज तक चल रहा है और फिर नए इसको रिपील करके नया लॉ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि 23 साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट को 3 बार नई सीपीसीज बनानी पड़ी थी। तो ऐसा क्या किया इन्होंने, इस कमेटी ने ऐसी क्या ब्रिलियंस दिखाई, ऐसा क्या चेंज किया अपने अप्रोच में, राइट। तो बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड जो पुरानी जो सीपीसी थी, तो उसके साथ दिक्कत ही थी कि वो बहुत डायनेमिक नहीं थी। तो अगर कोई भी डिफिकल्टी अराइज होती थी, राइट, ट्रायल में या कोई ऐसा इशू आता था, तो जल्दी से वो जो नीड थी उसके लिए वो क्या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी, चेंज नहीं हो पाता था, राइट। और जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो सिविल ट्रायल्स हैं, सिविल ट्रायल्स अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि बहुत सारी इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो जब प्रॉब्लम्स हुई तो कोर्ट्स क्या करते थे, कोर्ट्स उन प्रॉब्लम्स को फ्लैग कर देते थे कि भाई ये प्रॉब्लम है, बट और फिर उसके बाद वो वेट करते थे कि जो लेजिस्लेचर है वो जो प्रॉब्लम उन्होंने रेज की है उन प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड करे और प्रॉब्लम्स पे रिस्पॉन्ड करके उसमें जो नेसेसरी चेंजेस है वो इंट्रोड्यूस करे, राइट। तो क्या हुआ कि लॉ आया, लॉ के बाद जब उस लॉ को प्रैक्टिस में डाला गया तो जो कोर्ट्स हैं उन कोर्ट्स में क्या हुआ, उन कोर्ट्स को समझ आया कि कोई पर्टिकुलर डिफिकल्टी है। जब उनको ये समझ आया कि कोई डिफिकल्टी है तो उन्होंने वो प्रॉब्लम क्या हाईलाइट करी और वो लेजिस्लेचर को पता चला। फिर लेजिस्लेचर टुक इट्स ओन स्वीट टाइम टू बेसिकली रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, दोज इश्यूज। तो इसमें क्या हुआ, ये इट वाज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था और इस वजह से जो सीपीसी है उसका जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो ये जो कमेटी है, इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए और रिकमेंडेशन क्या थे, कमेटी ने क्या किया, कमेटी ने बोला कि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं सीपीसी का
जहां पे लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट दोनों के पास राइट रूल्स बनाने की पावर होगी जो सिविल ट्रायल्स से रिलेटेड होगा, जो सिविल ट्रायल्स को अफेक्ट करता होगा, राइट। क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो फिर अगले कुछ सालों में सीपीसी क्या होगी, अनवर्केबल हो जाएगी, क्योंकि ऐसे चेंजेस होंगे सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी में, राइट। तो उस वजह से क्या होगा कि सीपीसी फिर रिडंडेंट हो जाएगी, फिर आपको नई सीपीसी बनानी पड़ेगी। तो टाइम के साथ हम ऐसा लॉ बनाएं जो टाइम के साथ अडेप्ट करता रहे, राइट। सर्कमस्टांसेस चेंज हो तो उसके साथ साथ क्या हो, वो लॉ भी चेंज होता रहे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, और उन्होंने ये बोला कि अगर कोई शॉर्टकमिंग है, कोई प्रॉब्लम समझ आ रही है, तो जैसे ही उनको कोर्ट्स डिस्कवर करें तो बिना लेजिस्लेचर का और लेजिस्लेशन का, आप सब समझते हैं कि जो कानून बनता है, राइट, लॉ बनता है, लॉ में अमेंडमेंट्स होते हैं, तो वो अपने आप में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसका एक पूरा प्रोसीजर है, वो फॉलो करना पड़ता है, उसकी फॉर्मेलिटीज फॉलो होती हैं, एंड इट इज बेसिकली अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें काफी टाइम लगता है, राइट। तो उस टाइम को वेस्ट किए बिना ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, इनको क्या किया जाए, डिस्कवर किया जा सके और उनको रिजॉल्व किया जा सके, राइट। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, और उनको ये भी लगा कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनको फर्स्ट हैंड प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करेंगे, राइट, क्योंकि कोर्ट्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हाई कोर्ट को ऑब्वियसली पता चलेगा, अगर ट्रायल कोर्ट्स में भी आ रही है तो वो हाई कोर्ट तक जल्दी पहुंचेगा, राइट। अपील में मैटर्स जा रहे हैं तो हाई कोर्ट समझेंगे, तो हाई कोर्ट्स क्या होंगे, उनको प्रॉब्लम्स फर्स्ट हैंड पता चल जाएंगी कि भाई क्या इश्यूज आ रहे हैं एग्जैक्टली। तो इसलिए अगर हाई कोर्ट्स को ही ये पावर दे दी जाए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, राइट, तो उसको आप रिजॉल्व कर लो, तो अगर ये प्रॉब्लम हाई कोर्ट को ही दे दी जाए तो क्या होगा, बहुत ही क्विक सोल्यूशन हो जाएगा। और जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, विद चेंज इन टाइम जो सीपीसी होगा वो अडेप्ट कर पाएगा, राइट। तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए हाई कोर्ट्स को क्या किया गया, कन्फर कर दी गई पावर टू मेक लॉज, राइट, जिनका लेजिस्लेटिव फोर्स होगा। तो इसलिए जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें ये प्रोविजन डाला गया कि जो फर्स्ट शेड्यूल में जो भी चीजें हैं, जैसे जो 51 ऑर्डर्स हैं, और इन 51 ऑर्डर्स में जो अलग अलग रूल्स हैं, तो बेसिकली ऑर्डर्स क्या हैं, ऑर्डर्स एक हेडिंग है, राइट। जैसे अगर आप और कुछ रूल्स को एक तरह के रूल्स को उस हेडिंग के अंदर डाल दिया गया, जैसे प्लेंट से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, राइट, तो वो एक हेड ऑर्डर है, ऑर्डर 7, जिसकी हेडिंग है प्लेंट। इस प्लेंट के अंदर कई सारे रूल्स डाल दिए गए हैं, रूल 1 2 3 4 करके। तो प्लेंट से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो ऑर्डर 7 में लिखी हैं। तो प्लेंट क्या है, ऑर्डर 7 प्लेंट से डील करता है, तो प्लेंट क्या है, ऑर्डर 7 की एक तरह का हेड है, जिसके अंडर काफी सारे लॉज जो हैं, काफी सारे रूल्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड, राइट। तो इसलिए ये प्रोवाइड किया गया कि जो भी फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में जो ऑर्डर्स हैं, जो रूल्स हैं, इन सबको लेजिस्लेचर के साथ साथ हाई कोर्ट भी अमेंड कर सकता है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये जो हाई कोर्ट को पावर दी गई इस लॉज को चेंज करने की, ये कैसे इतनी बड़ी गेम चेंजर साबित हुई। तो बेसिकली क्या हुआ, दिसंबर 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट, राइट, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या करा, एक नया ऑर्डर क्रिएट किया, राइट। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो अब अच्छा एक और चीज, जैसे मान लो कोई हाई कोर्ट ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, लेट्स से दिल्ली हाई कोर्ट कोई ऑर्डर में अमेंडमेंट कर रहा है, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही अप्लाई होगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई अमेंडमेंट किया है, कुछ किया है रूल्स में, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में लागू होगा, ऐसा नहीं होगा। जो दिल्ली हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, उस जुरिस्डिक्शन में जो भी अमेंडमेंट किया जाएगा सीपीसी में, उस रूल में, तो वो उसी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में अप्लाई होगा, राइट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2011 में क्या किया, एक नया ऑर्डर 22B, ऑर्डर 22 जजमेंट के बारे में बात करता है, फिर 20A है, और उसके बाद 20B उन्होंने इंसर्ट किया ऑर्डर 22A के बाद, राइट। इस न्यू ऑर्डर में 22B में उन्होंने बोला कि ये जो ऑर्डर है ये बेसिकली किसी डील करेगा, रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली साइंड ऑर्डर्स, जजमेंट्स एंड डिक्रीज। तो अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, राइट, टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया, टेक्नोलॉजी ने जब प्रोग्रेस किया तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ई सिग्नेचर का कंसेप्ट आ गया। आज कई जगहों पे हमारे ई सिग्नेचर ही मान्य हो जाते हैं, हमें फिजिकली साइन ही नहीं करने पड़ते, राइट। तो ई सिग्नेचर का कंसेप्ट, तो इन्होंने क्या किया कि अगर हम सबको पता है कि जो जजमेंट्स होती हैं, जो डिक्रीज होती हैं, इन पे जो जजेस होते हैं, राइट, उनके सिग्नेचर मैंडेटरी होते हैं, राइट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला कि अगर
जजेस जो है फिजिकल सिग्नेचर ना करके इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर, क्या बोलते हैं, ई सिग्नेचर भी कर देंगे, उस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी कर देंगे, तो उसमें भी उसका भी इफेक्ट वैसा ही होगा जैसे कि उन्होंने फिजिकल सिग्नेचर किए हों जजमेंट्स और डिक्रीज और ऑर्डर्स पे, राइट। और अगर किसी ऑर्डर या जजमेंट पे इस तरह के सिग्नेचर्स हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स का यूज आगे की जो प्रोसीडिंग्स है, जैसे रिवीजन हो गई या फिर अपील हो गया, इस सब में, क्योंकि जब आप अपील फाइल करने जाते हो तो एक्चुअली जो आपकी जो जजमेंट है पुराना, उसकी कॉपी लगती है जिससे आप अपील फाइल कर रहे हो, राइट। डिक्री ऑर्डर की आपको कॉपी देनी पड़ती है एपेलेट कोर्ट को। तो अगर ये बोला गया, तो रूल 2 में ये बोला गया कि अगर आप इस तरह से साइन की हुई कॉपी को भी सबमिट करोगे तो जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं उस चीज को, फॉर फाइलिंग एनी फर्दर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सच अ डिसीजन, उन डॉक्यूमेंट्स को वैलिड माना जाएगा, राइट। तो अगर कोई अपील फाइल करना चाह रहा है तो ई साइन की हुई कॉपी जजमेंट की ले जाएगा, तो उसको भी अप्लाई कर सकते, उसको भी वहां फाइल कर देगा, तो उसका भी सेम इफेक्ट होगा जैसे कि उसने फिजिकली साइन किया। तो अब देखिए कितनी अच्छी चीज है कि ऑब्वियसली जब 1908 में सीपीसी बना तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जैसा कंसेप्ट आ जाएगा कभी। बट देन अभी क्या हुआ, ई सिग्नेचर हो जाता है। तो क्योंकि ये सिस्टम है तो इसमें हाई कोर्ट को ये समझ आया कि हम ये कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट ने क्या करा, रूल उठा के खुद से अमेंड कर दिया एक नया ऑर्डर डाल के। पर अगर आप सोचो अब हाई कोर्ट को वेट करना पड़ता, तो हाई कोर्ट फिर लेजिस्लेचर को बोलता, राइट। लेजिस्लेचर क्या करता, फिर लेजिस्लेचर उस पर विचार करता और उसके बाद अगर लेजिस्लेचर का मन होता तो फिर उस पर वो लॉ बनाता, तब कहीं जाके जो हाई कोर्ट है वो ये वाला जो प्रोविजन है ई सिग्नेचर वाला इंप्लीमेंट कर पाता। पर क्योंकि हाई कोर्ट को ये पावर दे दिया गया तो हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्ड कर दिया उस चीज को। तो इस वजह से सीपीसी क्या हो गया, सीपीसी काफी फ्लेक्सिबल हो गया, और सीपीसी क्या हो गया, सीपीसी बहुत ही क्विकली अडेप्ट कर पाता है चेंजिंग जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको, या जो नीड्स होती हैं, राइट। जो टाइम की नीड है, जो भी नीड है, जो भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो भी बहुत जल्दी से रिजॉल्व हो जाती है। क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ही पावर है कि वो इस तरीके से लॉज को, रूल्स को चेंज, जो पार्ट 1 है उसको अमेंड कर सके। पर हाँ, इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि हाई कोर्ट जो सेक्शंस हैं 158 तक, इन प्रोविजंस को हाई कोर्ट कैन नॉट अमेंड, राइट। वो क्या अमेंड कर सकते हैं, केवल फर्स्ट शेड्यूल में जो ये 51 ऑर्डर्स हैं इनको अमेंड कर सकते हैं। अब सीपीसी में बाकी प्रोविजंस हम सीपीसी के बाद में पढ़ेंगे, पर क्योंकि हम एक फ्लो में चल रहे हैं जहां पे हमने पढ़ा सीपीसी की हिस्ट्री पढ़ी, अभी हमने ये समझा कि सीपीसी का जो फ्रेमवर्क है वो इतना यूनिक क्यों है, और हमने ये भी देखा कि हाई कोर्ट कैसे रूल्स चेंज कर सकते हैं, रूल्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉजिकली ये ठीक होगा कि इसके बाद का जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 10 पहले पढ़ लेंगे, राइट। पार्ट 10 जो कि सेक्शन 121 से 131 तक डील करता है, जो कि हाई कोर्ट की रूल मेकिंग पावर से रिलेटेड है, राइट। हाई कोर्ट की रूल मेकिंग पावर की जो भी हमने पढ़ा कि यूनिक फ्रेमवर्क है, हमने पढ़ा कि हाई कोर्ट रूल्स बना सकता है, तो ये हाई कोर्ट रूल्स कैसे बना सकता है, इससे डील करता है हमारा पार्ट 10। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 121 से 131 एंड पार्ट 10 को डील करने वाले हैं। आई होप आपको ये जो लेक्चर है इसमें कुछ ऐसा मिला होगा जो आपको जनरली कहीं और नहीं आपने पढ़ा होगा, या आपको कुछ यूनिक मिला होगा, राइट। और है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए, एक बार देखिए, बार बार देखिए। अगर कोई डाउट है तो आप ऑब्वियसली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे वो डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।